हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। सोचो जरा, अगर तुम्हें कहा जाए कि रूस जैसे बड़े देश में काम करने का मौका मिल रहा है, महीने की सैलरी लगभग 85,000 85,000 रुपए, तो क्या तुम जाओगे? लेकिन रुकिए, जिस देश में युद्ध चल रहा हो, जहां कुछ भारतीयों को जबरन सेना में भेज दिया गया हो, क्या वो मौका है या खतरा? आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई समझाने वाला हूं। आखिर रूस को अचानक 40,000 भारतीय मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ गई? रूस में इतना बड़ा श्रम संकट क्यों? रूस ने 2026 में कम से कम 40,000 भारतीय मजदूरों को बुलाने की योजना बनाई है, लेकिन सवाल है, इतने बड़े देश को अचानक मजदूरों की कमी कैसे हो गई? कारण 1, यूक्रेन युद्ध। 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में लाखों लोग सेना में चले गए। जब लोग सेना में चले जाते हैं तो फैक्ट्री, निर्माण और सेवा क्षेत्र में काम कौन करेगा? इसी वजह से रूस को 2.3 मिलियन यानी 23 लाख से ज्यादा मजदूरों की कमी हो गई है। किन किन क्षेत्रों में कमी है? रूस को सबसे ज्यादा कमी इन क्षेत्रों में: मैन्युफैक्चरिंग में 8 लाख मजदूरों की कमी, सर्विस और कंस्ट्रक्शन में 15 लाख मजदूरों की कमी। इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री बंद पड़ सकती है, सड़क और इमारतों का काम रुक सकता है, होटल, दुकान, अस्पताल सब प्रभावित हो सकते हैं, यानी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर। पहले रूस मजदूर कहाँ से लाता था? रूस पहले मध्य एशियाई देशों से मजदूर बुलाता था, लेकिन अब वहाँ भी मजदूरों की कमी है। कई लोग रूस आने से डर रहे हैं। कुछ देश अपने लोगों को भेजना कम कर रहे हैं, इसलिए अब रूस की नजर भारत पर गई है। भारत और रूस के बीच क्या समझौता हुआ? दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते से भारतीयों को रूस में काम करना आसान हो गया। 2025 में ही 72,000 वर्क परमिट जारी हो चुके हैं। रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने कहा है कि असीमित संख्या में भारतीय मजदूर स्वीकार किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? रूस सच में गंभीर है। उसे सिर्फ 40,000 नहीं, भविष्य में लाखों मजदूरों की जरूरत हो सकती है। सैलरी कितनी मिलेगी? भारतीय मजदूरों को लगभग $1,000 यानी करीब 85,000 रुपये महीना तक मिल सकता है। अब गांव के हिसाब से सोचो, अगर कोई 12,000 से 15,000 कमाता है और उसे 85,000 का ऑफर मिले तो मन तो जरूर डोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, ज्यादातर भारतीय रूसी भाषा नहीं जानते। अगर भाषा नहीं आती तो काम समझने में दिक्कत, कानूनी समस्या, ठगी का खतरा, गलत कागज पर साइन करने का जोखिम। गांव से सीधा रूस जाना आसान नहीं है। सबसे गंभीर मुद्दा, सेना में भेजना। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ भारतीयों को सेना में भर्ती करके यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया और 12 भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। यह बहुत गंभीर बात है। अगर कोई मजदूरी करने के लिए जाए और उसे युद्ध में भेज दिया जाए तो यह बहुत बड़ा खतरा है। रूस की अर्थव्यवस्था पर असर। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। तेल बेचने में दिक्कत हुई, लेकिन भारत सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है। रूस कह रहा है कि 2030 तक उसे 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ मजदूरों की जरूरत होगी। यह बताता है कि समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो अब समझो, रूस को मजदूरों की भारी जरूरत है। भारत के लिए यह रोजगार का मौका भी हो सकता है, लेकिन साथ ही भाषा का खतरा, युद्ध का खतरा, कानूनी जोखिम, मौका भी है और जोखिम भी। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें 85,000 रुपया महीना मिल रहा हो लेकिन देश में युद्ध हो, तो क्या तुम रूस जाओगे? हाँ या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है दोस्तों, सोचिए, अगर किसी देश में लगातार एक समुदाय पर हमले हो रहा हो और उसी समय वहां का बड़ा नेता कह दे यहाँ कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, तो क्या यह सच है या चुनाव से पहले दिया गया बयान? आज हम बांग्लादेश की इस बड़ी खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मामला क्या है? बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान ने कहा है कि देश में कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। धर्म चाहे जो हो, सब पहले दर्जे के नागरिक है। समझिए इसका मतलब क्या? वे कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब बराबर है। लेकिन यह बयान ऐसे समय में आया है जब 12 फरवरी 2026 को वहां चुनाव होने वाला है। इसका क्या मतलब? चुनाव से पहले ऐसा बयान बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। अल्पसंख्यकों पर क्या हो रहा है? पिछले कुछ महीनों में हिंदू समुदाय पर कई हमले की खबर आई है।
दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया। इसका मतलब क्या? यह बहुत गंभीर घटना है, इससे डर का माहौल बनता है। जनवरी और फरवरी में कई जगह हिंदू दुकानदारों की हत्या हुई है। इसका असर क्या होता है? जब व्यापारी डरेंगे तो समाज में असुरक्षा बढ़ेगी। फरवरी 2026 में मेहसिंग में 62 वर्षीय सुशांत चंद्र सरकार की हत्या हुई। इसका संदेश क्या जाता है? बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा डर बैठता है। नरसिंदी में एक हिंदू दुकानदारों को चाकू मार दिया गया। इसका मतलब क्या? स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है। तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तब सब बराबर है वाला बयान सवालों के घेरे में आ जाता है। भारत के साथ संबंध। शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत हमारा सबसे नजदीक पड़ोसी है और संबंध प्राथमिकता रहेंगे। इसका मतलब क्या? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार, सीमा, पानी, सुरक्षा सब जुड़े हैं। अगर संबंध खराब होंगे तो असर आम जनता पर पड़ेगा। भारत ने भी इन हमलों पर चिंता जताई है। इसका मतलब भारत चाहता है कि वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे। क्या यह चुनावी रणनीति है? जब उनसे पूछा गया कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा यह देश के माहौल पर निर्भर है। इसका मतलब क्या? सीधा जवाब नहीं दिया गया। चुनाव से पहले नेता अक्सर एकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल सके। तो सवाल उठता है, क्या यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा है? अंतरिम सरकार का रुख। अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा की। इसका मतलब सरकार कह रही है कि वह हिंसा के खिलाफ है, लेकिन अगर जमीन पर घटनाएं जारी रहे तो लोगों का भरोसा कमजोर होता है। दोस्तों, बयान देना आसान है, सुरक्षा देना मुश्किल। अगर सच में सब पहले दर्जे के नागरिक है तो यह जमीन पर भी दिखना चाहिए। चुनाव सिर्फ वोट का नहीं होता, विश्वास का भी होता है। क्या आपको लगता है यह बयान सच्ची एकता का संदेश है या फिर चुनाव से पहले रणनीति? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा और ये भी कि अमेरिका ने 25% टैरिफ क्यों हटाया, तो क्या सच में भारत ने रूस को छोड़ दिया है या फिर मामला कुछ और ही है? आज का ये पूरा मामला समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे जुड़ा है हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और भारत की ताकत से। ध्यान से सुनना, ये खबर जितना ऊपर से आसान लग रहा है अंदर से उतना ही गहरा है। पूरा मामला क्या है दोस्तों? ट्रम्प का दावा क्या था? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा की। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने का सहमति दे दी है और अब भारत अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अमेरिका कह रहा है कि भारत अब रूस से दूरी बना रहा है और बदले में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया है। यानी एक तरह से तेल के बदले टैक्स में राहत। ये 25% टैरिफ क्यों लगाया गया था? अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था। वजह क्या थी? भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल कम खरीदे। अमेरिका का मानना था कि रूस पर दबाव डालना जरूरी है, लेकिन भारत अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीद रहा था। अब रूस ने क्या जवाब दिया? अब सबसे बड़ा मोड़ आता है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने संसद में साफ कहा, ट्रम्प के अलावा किसी भारतीय नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसका मतलब रूस कह रहा है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई वादा नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस संबंध मजबूत है और सारे समझौते अभी भी लागू है। भारत की तरफ से क्या कहा गया? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत ने ना तो ट्रम्प की बात को माना और ना ही पूरी तरह खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत साफ बोल रहा है, हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा। तेल कहां से खरीदना है ये बाजार और राष्ट्र सुरक्षा तय करेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा, ट्रेड डील में ये तय नहीं होता है कि कौन किससे क्या खरीदे, मतलब भारत अपनी आजादी से फैसला करेगा। रूस का अमेरिका पर आरोप। लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका भारत और दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है ताकि वे सस्ता रूसी तेल ना खरीदे और उन्हें महंगा अमेरिकी एलएनजी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब रूस कह रहा है कि अमेरिका आर्थिक दबाव डालकर अपना माल बेचना चाहता है। अब असली समझ क्या है? भारत पूरी तरह रूस से अलग नहीं हुआ है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, भारत बीच का रास्ता निकाल रहा है। भारत की पहली प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। मतलब भारत ना तो रूस का पूरा साथ छोड़ रहा है और ना ही अमेरिका को नाराज करना चाहता है। यही है असली कूटनीति।
दोस्तों ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ये ताकत, दबाव और वैश्विक राजनीति का खेल है। भारत अब दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है, इसलिए अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भारत को सस्ता रूसी तेल ही खरीदना चाहिए या अमेरिका के साथ जाकर नई रणनीति बनानी चाहिए? आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है, सोचो जरा, दुनिया के दो बड़े नेता 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है, ईरान, इजराइल, अमेरिका सब आमने सामने, लेकिन 3 घंटे बाद नतीजा क्या निकला? कुछ भी पक्का नहीं। तो आखिर उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, आज मैं आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। बैठक में क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लगभग 3 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, बस मैंने कहा कि ईरान से बातचीत जारी रहना चाहिए। अब समझो इसका मतलब क्या है। मतलब दोनों नेताओं की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत से मामला सुलझे, लेकिन नेतन्याहू ज्यादा सख्त रुख चाहते हैं। यानी अंदर चर्चा तो लंबी हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ। ईरान का असली मुद्दा क्या है? अब सवाल उठता है, इतना टेंशन क्यों है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल तो ईरान को अपने लिए सीधा खतरा मानता है। इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि सिर्फ परमाणु डील नहीं बल्कि 3 चीजों पर सख्ती हो। मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप, पूरे क्षेत्र में उसका असर। अब समझो, ट्रंप सिर्फ परमाणु डील चाहते हैं, नेतन्याहू पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं। यही पर दोनों की सोच अलग हो जाती है। ट्रंप ने 2025 हमलों का जिक्र क्यों किया? ट्रंप ने 2025 के मिडनाइट हैमर हमलों का जिक्र किया। ये वो समय था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रंप एक मैसेज दे रहा है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। यानी बातचीत भी चल रही है और ताकत दिखाने की तैयारी भी है। गाजा और मिडिल ईस्ट का मुद्दा, बैठक में सिर्फ ईरान की बात नहीं हुई, गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा जबरदस्त प्रगति हो रही है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? जमीन पर अभी भी टेंशन बना हुआ है। क्षेत्र में हालत पूरी तरह शांत नहीं है। इसका मतलब यह बयान ज्यादा रणनीतिक हो सकता है। नेतन्याहू की सोच क्या है? इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। नेतन्याहू बार बार कहते हैं कि ईरान को कमजोर करना जरूरी है। उनका मानना है कि अगर अभी सख्ती नहीं की तो आगे खतरा और बढ़ जाएगा। यानी वे रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अभी की स्थिति क्या है? कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ, बातचीत जारी रखने की बात हुई, सैन्य विकल्प भी खुला रखा गया। मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी भी कायम है, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर बातचीत फेल हो गई तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका फिर से सैन्य हमला करेगा या इस बार शांति समझौता हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों जो हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है, जरा सोचिए, अगर अमेरिका खुद वेनेजुएला जाकर ये बोले कि हम चीन के वैध सौदों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो आखिर खेल क्या चल रहा है? क्या अमेरिका अपना रुख बदल रहा है या फिर ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति है? आज की इस खबर में तेल, कर्ज, चीन, रूस और अमेरिका सबका बड़ा खेल छुपा है। आज की इस खबर में तेल, कर्ज, चीन, रूस और अमेरिका सबका बड़ा खेल छुपा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिस पर आपकी राय बहुत जरूरी है। मुख्य खबर, 11 फरवरी 2026 को अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट वेनेजुएला पहुंचे। वहां उन्होंने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। उन्होंने कहा अमेरिका वैध चीनी कंपनियों के साथ हो रहे वैध सौदों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब इसे आसान भाषा में समझो, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अमेरिका चीन से पूरी तरह लड़ाई नहीं चाहता। अगर कोई चीनी कंपनी सही तरीके से व्यापार कर रहा है, नियमों के अनुसार काम कर रहा है, तो अमेरिका उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हानिकारक सौदों से बचना जरूरी है। यानी जो सौदे अमेरिका के हित के खिलाफ होंगे या जिससे चीन की प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उन्हें अमेरिका पसंद नहीं करेगा। पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले ये समझो कि वेनेजुएला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में से एक है। मतलब तेल के मामले में बहुत ताकतवर देश है और तेल ही दुनिया की राजनीति की असली खेल है। कई सालों से अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध खराब रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई प्रतिबंध लगाए थे।
पिछले महीने उनकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का ये दौरा और भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। चीन और रूस का एंगल। अब असली बात समझो, पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला ने चीन और रूस से काफी कर्ज लिया है और बदले में तेल सप्लाई का समझौता किया है। मतलब चीन पैसा देता है, वेनेजुएला तेल देता है। इससे क्या हुआ, चीन का प्रभाव वेनेजुएला में बढ़ गया और अमेरिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके पड़ोस के देशों में चीन की पकड़ कम हो। वो नहीं चाहता है कि वेनेजुएला चीन का क्लाइंट स्टेट बन जाए। 20 साल पुराना जमीन जब्ती मामला। क्रिस राइट ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जो जमीन जब्त की गई थी उसके बाद कंपनियों को मुआवजा देने के लिए कर्ज पुनर्गठन की जरूरत है। आसान भाषा में समझो, पहले सरकार ने कुछ कंपनियों की जमीन अपने कब्जे में ले ली थी। अब उन कंपनियों को पैसा लौटाना है, लेकिन वो पैसा तुरंत नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, इसलिए कर्ज को नए तरीके से व्यवस्थित करना होगा। तेल सुधार और निवेश। हाल ही में वेनेजुएला ने तेल सेक्टर में कुछ सुधार किए। इससे क्या फायदा हुआ? निवेश का जोखिम थोड़ा कम हुआ। मतलब विदेशी कंपनियों को अब पहले से कम डर लग रहा है निवेश करने में। लेकिन अभी भी इतनी स्थिरता नहीं आई है कि बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश आ सके। यानी सुधार तो हुए हैं पर भरोसा अभी पूरी तरह नहीं बना। ट्रम्प प्रशासन की रणनीति। अब सबसे बड़ी बात, ट्रम्प प्रशासन का फोकस दो चीजों पर है। वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण, रूस और चीन के प्रभाव को कम करना। जनवरी में भी क्रिस राइट ने कहा था कि अमेरिका और चीन के बीच संतुलन संभव है। इसका मतलब क्या है? सीधा टक्कर की जगह रणनीतिक संतुलन। लेकिन साफ कहा गया, वेनेजुएला चीन का क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा। यानी अमेरिका वेनेजुएला को पूरी तरह चीन के हाथों में जाने नहीं देगा। अब आप बताइए, क्या अमेरिका सच में संतुलन बनाना चाहते हैं या ये सिर्फ चीन के प्रभाव को रोकने की नई रणनीति है? आपकी राय क्या है? वेनेजुएला आखिर किसके साथ जाएगा, अमेरिका या चीन? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।